वेलकम टू राहुल कुंडू लेक्चर्स। टुडे टॉपिक इज क्लासिकल रियलिज्म पार्ट 3। 1937 में एक यंग जर्मन जूइश प्रोफेसर फ्लेड करते हैं नाजी जर्मनी को। वो अपनी कंट्री को मैडनेस में तब्दील होता हुआ देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि कैसे गुड इंटेंशंस, आइडियलिस्टिक होप्स और इंटरनेशनल लॉ फेल कर जाता है टू प्रिवेंट द राइज ऑफ हिटलर। ये थे हेंस मॉर्गनथाउ, जो कि अमेरिका पहुंचते हैं एक बहुत ही डेंजरस आइडिया के साथ। एक आइडिया जो उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल बना देता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। इनका आइडिया बहुत ही सिंपल पर रेडिकल था। इनका आइडिया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक गवर्न करती है ऑब्जेक्टिव लॉज से दैट आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर। और अगर इन लॉज को कोई इग्नोर करेगा तो वो अपने आप को विशफुल थिंकिंग में पुश कर रहा है एंड अल्टीमेटली ही विल डिस्ट्रॉय हिज कंट्री। So Morgenthau didn't just describe power politics, he turned it into a science. 1948 में मॉर्गनथाउ पब्लिश करते हैं अपनी फेमस किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो कि एक तरीके से बाइबल है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसे हर कोई डिप्लोमेट, स्कॉलर और पॉलिसी मेकर पढ़ता है। हेनरी किसिंजर इसको फाउंडेशनल कहते थे एंड क्रिटिक्स कॉल्ड इट डेंजरस। तो आज हम डाइसेक्ट करेंगे मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स को ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। इससे पहले हमें हंस मॉर्गनथाउ की जर्नी को समझना होगा, उनके कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा कि कहां से उनकी अपब्रिंगिंग हुई और कैसे उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को शेप किया अल्टीमेटली। तो हैंस होइकिम मॉर्गनथाउ वाज बोर्न इन 1904 इन कॉबर्ग, जर्मनी। ये उन टाउन्स में से एक था जहां पे स्टार्टिंग में हिटलर को वोट मिलना स्टार्ट हुए। एक एंटी सेमेटिक सोसाइटी जहां एक जूइश होना और वहां ग्रो अप करना वाज बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। वो ट्रेन हुए एट फर्स्ट टाइम एज अ लॉयर और उन्होंने जर्मन कोर्ट्स में भी काम किया बिफोर ही बिकेम अकेडमिशियन। अब मॉर्गन था वो सिर्फ जर्मन पॉलिटिक्स को बाहर से नहीं देख रहे थे, ही लिव्ड इट। उन्होंने देखा कि वाइमर रिपब्लिक, जो कि जर्मन की डेमोक्रेसी है, दैट वाज वेरी फ्रेजाइल एंड इट वाज कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के अंडर, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और आइडियलिस्टिक होप्स, जिसके सामने पावर पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज थी। अल्टीमेटली जब हिटलर पावर में आते हैं 1933 में, तो मॉर्गन थाउ लेफ्ट कर देते हैं जर्मनी को। वो जाते हैं जिनेवा और मैड्रिड बिफोर अल्टीमेटली अराइविंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1937। और अमेरिका उनका इंटेलेक्चुअल होम बनता है और वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं कि वो कैसे अमेरिका को वॉर्न करें, अलार्म करें अबाउट द डेंजर्स जो उन्होंने विटनेस किया यूरोप में। अब मॉर्गन थाउ ने जाना कि अमेरिकन एकेडमिक सोच रहे थे कि वो 1930 से जो चलती आ रही थी, दैट वाज मोर डोमिनेटेड बाय द यूटोपियनिज्म, द बिलीफ दैट की लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंस्टीट्यूशन और गुड इंटेंशंस प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी वॉर को। अब आपको याद होगा ईएच कार की 20 इयर्स क्राइसिस, जो कि पब्लिश की गई थी 1939 में। वो अटैक कर रहा था आइडियलिस्ट को, जिन्होंने बिलीव किया था कि लीग ऑफ नेशन प्रिवेंट कर पाएगी युद्ध को। अब मॉर्गन थाउ स्टार्टेड दिस एंड शेयरिंग कार्स डायग्नोसिस, बट वो थोड़ा सा फर्दर गए। कार ने तो सिर्फ क्रिटिसाइज किया था यूटोपियनिज्म को, मॉर्गन थाउ वांटेड टू रिप्लेस इट ऑल टुगेदर विद अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो कार told us what was wrong with idealism. Morgenthau tried to build something to put it in its place. 1948 में मॉर्गनथाउ पब्लिश करते हैं अपनी सबसे फेमस बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये बुक आज भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की इन अमेरिका एंड बियॉन्ड। अब इस बुक को डिफरेंट बनाता क्या है? पहले के रियलिस्ट जैसे थ्यूसिडाइडस, मैकियावेली, होब्स प्रेजेंट ऑफर्ड ब्रिलियंट आइडियाज, लेकिन उन्होंने किसी ने भी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क नहीं दिया। आप थ्यूसिडाइडस को इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रिडिक्ट करने के लिए स्टेट बिहेवियर को। आप कोई पॉलिसी की रिकमेंडेशन नहीं निकाल सकते हॉब्स के किसी काम से। अब मॉर्गनथाउ ने यही चेंज किया। उन्होंने क्लेम किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में साइंटिफिकली स्टडी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज हैं जो गवर्न करते हैं स्टेट बिहेवियर को, जैसे कि इकोनॉमिक्स या फिजिक्स में करते हैं। और उसके हार्ट में, उसके कोर में है एक सिंगल कॉन्सेप्ट, दैट इज पावर। So, all politics is a struggle for power. Whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim. Morgenthau start करते हैं अपनी politics among nation with 6 principle of political realism. अब यही चीजें फाउंडेशन बनती है of everything that follows. चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। पहला प्रिंसिपल, objective laws. He says political realism believes that politics, like society in general, is governed by objective laws that have roots in human nature. अब ये मॉर्गनथाउ का फाउंडेशनल क्लेम है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोई रैंडम इवेंट नहीं है एंड इट इज नॉट मेरली एक रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट या इंडिविजुअल चॉइसेस का नहीं है।
वो मानते हैं कि यहाँ पैटर्न्स हैं, रेगुलरिटीज़ हैं, जिनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है और जिनको स्टडी भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वेयर दीज़ लॉज़ कम फ्रॉम। वो मानते हैं कि ह्यूमन नेचर। मॉर्गनथाउ बिलीव करते हैं कि कुछ एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, स्पेशली द ड्राइव फॉर पावर, आर कांस्टेंट अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। और सेम इम्पल्स जैसे ड्रॉव की थी एथेनियंस को मिलोस के साथ लड़ाई करने में। अब जानिए कि साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब होता है कि डिस्कवरेबल है कुछ चीज़, प्रेडिक्टेबल है या पैटर्न्स हैं। तो ये प्रिंसिपल है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। अगर हम डिस्कवर कर सकते हैं इन लॉज़ को, तो हम एक रैशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बना सकते हैं। वो हेल्प करेगी हमें स्टेट के बिहेवियर को जानने में और बेटर पॉलिसी बनाने में या डिसीजंस लेने में। प्रिंसिपल 2, इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर। वो कहते हैं कि द मेन साइन पोस्ट दैट हेल्प्स political realism to find its way through the landscape of international politics is the concept of interest defined in terms of power. मॉर्गन थाउ का यही सबसे फेमस फॉर्मुलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम एनालाइज करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि स्टेट एक्ट करता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ना बिकॉज़ इसलिए नहीं क्योंकि उसके लीडर इविल हैं, बट इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड एनार्किक है और पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे सेफ रख सकती है। अब समझिए कि ये प्रिंसिपल 2 चीज़ें करता है। पहला, ये अलाउ करता है हमें स्टेट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में। तो हम अगर हमें पता है कि स्टेट की पावर पॉलिटिक्स क्या है, पावर पोज़ीशन क्या है, तो हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि व्हाट इट विल डू नेक्स्ट, लीडर कुछ भी कहे। सेकंड चीज़, वो सेपरेट करता है मोटिव को एनालिसिस से। अब मॉर्गनथाउ आर्ग्यू करते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लीडर्स क्या कहते हैं। अब लीडर कुछ भी कह रहा हो, स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी या डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स या प्रोटेक्टिंग देयर पीपल, अ रियलिस्ट आस्क्स अल्टीमेटली कि व्हाट डज देयर पावर पोजीशन रिक्वायर। सो अल्टीमेटली गुड मोटिव्स कैन प्रोड्यूस बैड पॉलिसी एंड बैड मोटिव्स कैन प्रोड्यूस गुड आउटकम्स। व्हाट मैटर्स इन रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड पावर। प्रिंसिपल 3, पावर इज यूनिवर्सल बट वेरिएबल। इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं पावर विच इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब सभी स्टेट हर इरा में एक ही चीज परस्यू करते थे, दैट इज पावर, बट उसका कंटेंट चेंज करता था हर इरा में। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड पावर इन एंशिएंट ग्रीस या एंशिएंट चाइना या मुगल इंडिया इज टोटली डिफरेंट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पावर इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आज न्यूक्लियर एज में किसी एक छोटी सी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसका जो फॉर्म ऑफ पावर होगा, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एंशिएंट एम्पायर्स कुड नेवर इमेजिन। प्रिंसिपल 4 है मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स का। वो कहते हैं कि यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शंस ऑफ स्टेट इन देयर एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल फॉर्मुलेशन। ये मॉर्गनथाउ का सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम था। वो आर्ग्यू करते थे कि अगर आप पर्सनल मोरालिटी लगाएंगे डायरेक्टली टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि इंडिविजुअल्स के पास नहीं है। एक लीडर जो सेक्रीफाइस करता है कंट्रीज की सिक्योरिटी, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल, वो मोरल नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबल है। मॉर्गनथाउ इसे कहते हैं प्रूडेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू इन पॉलिटिक्स। वेइंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस या कैलकुलेशन ऑफ रिस्क या रिकॉग्निशन दैट गुड इंटेंशन कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स। So, the political realist is not immoral, but they judge actions by their political consequences, not their moral intentions. Principle 5, no universal moral claims. मॉर्गन थाउ सबसे पहले वॉर्न करते हैं स्पेसिफिकली इसी चीज के अगेंस्ट कि एक स्टेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अपनी मोरल एस्पिरेशंस को यूनिवर्सल मॉरल लॉज के साथ। डिफरेंट वर्ड्स में कहें तो कि आप एज्यूम मत कीजिए कि एक कंट्री एक एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू की, कि कोई आप मोरल क्रूसेड्स स्टार्ट मत कीजिए। हर नेशन कहता है कि गॉड या जस्टिस उसके साथ है, बट ये ट्रू नहीं है। वो एक आइडियोलॉजी है, कोई रियलिटी नहीं है। इसी प्रिंसिपल को उन्होंने प्रोफेटिक कहा था। और मॉर्गनथाउ लेटर ऑन यूजिंग दिस प्रिंसिपल ओनली वाज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ वियतनाम वॉर। वो कहते थे कि अमेरिका ने कंफ्यूज किया उसके इंटरेस्ट्स को एक मोरल क्रूसेड के तौर पर अगेंस्ट द कम्युनिज्म। प्रिंसिपल 6, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। फाइनली मॉर्गनथाउ आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर ऑटोनॉमस होता है। जैसे एक इकोनॉमिस्ट सोचता है इंटरेस्ट को डिफाइंड एज वेल्थ, लॉयर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स, तो वही उसी तौर पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सोचना चाहिए इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स, लॉज
या एथिक्स इररिलेवेंट है, बट व्हेन एनालाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द लेंस मस्ट बी पावर. So he says the realist thinks in terms of interest defined as power, as the economist in terms of interest defined as wealth. चलिए अब समझते हैं उनका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. मॉर्गन थाउ का फ्रेमवर्क सेंटर करता है नेशनल इंटरेस्ट पे ही. अब चलिए इसका समझते हैं कि एक्चुअली मीन क्या करता है. मॉर्गन थाउ के लिए नेशनल इंटरेस्ट था सर्वाइवल. हर स्टेट को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फिजिकली, पॉलिटिकली या कल्चरल आइडेंटिटी को अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट बाय अदर्स, और ये चीज नॉन नेगोशिएबल है. अब बियॉन्ड सर्वाइवल नेशनल इंटरेस्ट इंक्लूड करता है एक्विजिशन ऑफ पावर को भी, जैसे कि टेरिटरी को एक्वायर करना, रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, अलायंसेज या प्रेस्टीज को एक्वायर करना. स्टेट हमेशा सीक करता है पावर को, because not because they're greedy, but because power provides security. So he says the national security is not a mystical concept, it is a practical guide. What does the state need to survive and thrive? Let's bring this discussion home. अब सोचिए कि मॉर्गन थाउ का फ्रेमवर्क कैसे अब हमको अंडरस्टैंड करवाएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को. कंसीडर करो इंडिया का रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. अब आइडियोलॉजिकली इंडिया को नॉन अलाइंड था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में इंडिया ने डेवलप किया एक स्ट्रेटेजिक डीप पार्टनरशिप विद मॉस्को, विच कल्मिनेटेड इनटू 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में. क्यों? क्योंकि मॉर्गन थाउ कहेंगे कि देखो पावर रियलिटीज को समझो, आप पावर इक्वेशंस को. इंडिया फेस करता है एक होस्टाइल नेबर जो कि है पाकिस्तान, विच इज बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. तो सोवियत यूनियन ऑफर करता है अल्टीमेटली काउंटर बैलेंस. तो इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बेटर देन आइडियोलॉजी. और कंसिडर दिस इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम. इंडिया डेवलप करता है न्यूक्लियर वेपन्स डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस. क्यों? क्योंकि अनार्किक वर्ल्ड में हम रहते हैं, और जब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू डेवलप इट, तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट व्हिच इज डिफाइंड एज पावर demanded a nuclear deterrent. So Indian policymakers may not quote Morgenthau, but they often act as realists. Morgenthau's framework isn't without critiques. पहला, जो उसका कॉन्सेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का, वो वेग है. अब हु डिफाइंस इट? अलग अलग ग्रुप्स एक कंट्री में माइट हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर्स. क्या नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और इज इट जस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय दोज हु आर इन पावर? सेकंड क्रिटिक, जो एम्फेसिस था ह्यूमन नेचर पर, वो कंटेस्टेड था. अब जैसे लेटर रियलिस्ट जैसे कि केनेथ वोल्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन नेचर नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करने करेंगे. अब तीसरा, मॉर्गन थाउ का जो फ्रेमवर्क है, इट स्ट्रगल्स बेसिकली टू एक्सप्लेन कोऑपरेशन. अगर स्टेट हमेशा पावर सीकिंग होते हैं, तो व्हाई डू दे एवर कोऑपरेट? व्हाई डू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट? अब लिबरल आर्ग्यू करते हैं कि मॉर्गन थाउ मिस करते हैं रोल ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड शेयर्ड इंटरेस्ट्स. फोर्थ, फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स कहेंगे कि मॉर्गन थाउ का जो फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है एक पर्टिकुलर जेंडर्ड वेस्टर्न व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि privileges power over care, competition over cooperation, and certain actors over others. To conclude, Morgenthau gave us powerful tools, but no theory explains everything. तो आज हम खत्म करते हैं 3 टेकअवेज से जो हमने आज की क्लास में सीखे. पहला, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स. पॉलिटिक्स में ऑब्जेक्टिव लॉज होते हैं जो रूट करते हैं ह्यूमन नेचर में. अब इंटरेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है एज पावर, और कॉन्सेप्ट उनका जो मानना था वो एक यूनिवर्सली वैलिड है अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्ट्री. दूसरा, एथिक्स एंड प्रूडेंस. रियलिज्म विदाउट मॉरल्स नहीं है, लेकिन प्रूडेंस हमेशा पहले आएगी एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी के. किसी भी नेशन की मोनोपोली नहीं है वर्च्यू पे. थर्ड, क्लासिकल रियलिज्म फाउंडेशन. अब मॉर्गनथाउ ऑब्वियसली बिल्ड करते हैं थ्यूसिडाइडिस या मैकियावेली या होब्स के काम पे. वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर, नॉट जस्ट सिस्टम स्ट्रक्चर, ड्राइव्स कॉन्फ्लिक्ट. ये फोकस ही उन्हें डिस्टिंग्विश करता है क्लासिकल और स्ट्रक्चरल रियलिज्म में, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर. सी यू इन द नेक्स्ट वन.